गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक टेबल पजल को हम अभी हल करने जा रहे हैं और टेबल पजल का जो मेथड हमने समझा है आज फिर हम उसे समझेंगे। ये मेथड इस बात की गारंटी देता है कि एक तो वो हल हो, क्योंकि एक कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि पजल इतनी टफ आ जाती है कि हल ही नहीं होती है। तो एक तो हल हो और दूसरा शॉर्टेस्ट टाइम में भी हो, कि कम से कम समय जो उस पजल में लगना चाहिए वो लगे। तो इन टेक्निकल पॉइंट्स को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो पहले तो पजल जो है, ये पजल है आपकी, ठीक है ना। तो इस पजल को अभी तो मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा है। अब ये आप इसको समझ लें, मैं इसको समझाना शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली 8 व्यक्ति इसमें दिए हैं, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए और बी। इन्हें अलग अलग खिलाड़ी पसंद है। खिलाड़ियों के नाम दिए हैं, अक्सल सेन, जिन पॉल, श्रीकांत इत्यादि। और फिर वेतन भी है, सैलरीज भी है इन 8 व्यक्तियों की, ठीक है। तो पजल को एक सरसरी तौर पर हम देखें तो ये कोई ऑर्डर पजल तो नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ इसमें मैथमेटिकल सी पजल है। जैसे वेतन बोला गया है कि उसका वेतन डब्ल्यू के वेतन से 2,500 ज़्यादा है, 1.5 गुना। कुछ इस तरह की बातें इसमें की गई है। तो टेबल पजल में जब मैथ्स को भी मिक्स कर दे तो कैसे करना है, टेबल पजल की अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ फिर से एक बार अच्छे से ढंग से समझें। तो टेबल पजल में सबसे पहले एक बेस लाइन में आपको चीज़ें फिक्स करनी होती है। तो आपने बेस लाइन में व्यक्तियों के नाम फिक्स कर दिए, देन खिलाड़ियों के नाम मैं यहाँ ले लेता हूँ और वेतन में यहाँ ले लेता हूँ। अगर टेबल पजल का स्ट्रक्चर आपने ठीक से बना लिया तो, और स्ट्रक्चर को समझ लिया कि स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ हमें कहाँ रखनी है, तो समझ लीजिए कि आपका 50% काम, या यूं समझे कि 90% कभी कभी काम डन हो जाता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती हैं किसी पजल में, टेबल पजल के संदर्भ में ये इंफॉर्मेशन 4 ही प्रकार की होती है। 4 में से सबसे पहले प्रकार की इंफॉर्मेशन है इंटरनल इंफॉर्मेशन। जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो होती है जिसे हम इस स्ट्रक्चर के अंदर रख सकें, डायरेक्ट रख सकें बिना किसी किंतु परंतु के। नाम यहाँ आ गए हैं, खिलाड़ी यहाँ आ गए हैं और वेतन यहाँ है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नेगेटिव इंफॉर्मेशन। नेगेटिव वो होती है जो इस स्ट्रक्चर के संदर्भ में नकारात्मक बात जिसमें की गई हो, मना किया गया हो, वो प्रैक्टिकली अपन देखेंगे लैंग्वेज रखते वक्त, तो उसको नेगेटिव साइड में रख देंगे। और फिर पॉसिबल पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब संभावित कोई अगर लगता है कि इंफॉर्मेशन है, जैसे यू है, यू को बता दे कि स्टेफी या रोजर पसंद है, तो एग्जैक्ट कौन पसंद है ये तो पता नहीं है, बट पॉसिबल पॉजिटिव उसको आप बिल्कुल अटैच करके राइट साइड में लिखें। देन उसके बाद जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है जितनी भी बच गई, जो इस दायरे में नहीं आती है, वो साइड में सीरियल वाइज लिखते जाएं। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब पजल को अपन हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है यू या तो रोजर या अक्सल सेन को पसंद करता है। देखिए ये रहा यू, ये रोजर या अक्सल सेन को पसंद करता है, तो पॉसिबल पॉजिटिव में ही लिख पाएंगे हम, क्योंकि गारंटीड किसको पसंद करता है, एग्जैक्ट किसको पसंद करता है हमें नहीं मालूम। तो पॉसिबल पॉजिटिव एरिया में लिख के छोड़ दें। क्लियर। एक एक चीज को समझें कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें कहाँ लिखना है। पजल का आपका ये समझें कि 75-90% काम वहां खत्म हो जाता है सिर्फ लिखने भर से। आगे लिखा है कि डब्ल्यू को स्टेफी पसंद है और एक्स का वेतन 7,550 है। डब्ल्यू को स्टेफी पसंद है और एक्स का जो वेतन है वो 7,550 है। तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर है। ये इंटरनल इंफॉर्मेशन थी, डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते थे तो हमने लिख दिया इसको। इसके बाद दिया है बी को कश्यप पसंद है, तो यहाँ कश्यप लिख देते हैं, इंटरनल इंफॉर्मेशन है। और बी का जो वेतन है,
बी का वेतन, उसका वेतन डब्ल्यू के वेतन से 2,500 रुपये ज्यादा है। अब यहां ध्यान दें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट आपको समझाऊंगा जो पजल में आपका समय बचाएंगे एक्चुअली। ये कह रहे हैं जी बी का जो वेतन है वो डब्ल्यू के वेतन से 2,500 ज्यादा है। अब यहाँ हमें कुछ सैलरीज दी गई हैं, जैसे 8,500 है, तो 8,500 से 2,500 ज्यादा या 2,500 कम अगर हम देखें तो ज्यादा तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, अगर कम देखें तो 6,000 अवेलेबल है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ जो संख्याएं लिखी गई हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर बार बार उसको स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप पजल सोल्व कर रहे हैं तो आप पढ़ते पढ़ते जब यहाँ आएंगे तो हो सकता है ये चीजें ऊपर चली जाएं। तो थोड़ा सा वहाँ हर्डल क्रिएट होगा एक्चुअली। तो आपको क्या करना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि अगर कोई मैथमेटिकल पजल हो जिसमें कुछ लोगों की सैलरी, उनकी एज या उनका वजन या उनके मार्क्स इत्यादि की बातें की गई हो, मैथ्स के फॉर्म में उनको बताया गया हो, न्यूमेरिक्स के फॉर्म में बताया गया हो, तो यहाँ इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि आप या तो उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें। कैसे कि वेतन को अगर मैं लिखूं तो सबसे पहला जो वेतन है सबसे छोटा वो 5,000 है, 5,000, देन उससे बड़ा फिर हो जाएगा 5,500, 6,000, 6,785, 5,500, 6,000, 6,785, उससे बड़ा है 7,500, फिर 7,550, फिर 8,250, फिर 60, 8,500। अच्छा आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं जी लिखने में टाइम लगेगा, है ना, तो इस टाइम को बचाने के प्रयास में रहते हैं। आपकी गलती नहीं है, आपको लगता है कि जी पजल हम जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर लें, बट इस टाइम को बचाने के प्रयास में, बहुत ध्यान से सुनना मेरी लैंग्वेज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिखने का समय बचाने के प्रयास में, लिखने का समय बचाने के प्रयास में आप सोचने का समय कहीं ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप इसको सिस्टमेटिक नहीं लिखा तो फिर जो सोचने का टाइम है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, बार बार आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे और कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक भी इस प्रयास में हो जाती है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि लिखने में कंजूसी नहीं करनी है, किसी भी पजल में समय लिखने की वजह से ज्यादा नहीं लगता है, लिखने से तो बल्कि चीजें सिंपल हो जाती है अगर सिस्टमेटिक लिखते हैं तो। सोचने में समय ज्यादा लगता है कि क्या लिखें, कहाँ लिखें, किसको कहाँ लिखें, ये गड़बड़ करता है। तो ये आपको दिया। अब इसमें बोला है जी कि बी का वेतन है वो डब्ल्यू के वेतन से 2,500 रुपये ज्यादा है। तो डब्ल्यू का वेतन अगर 5,000 है तो 2,500 इससे ज्यादा 7,500 अवेलेबल है, देखो, यानी 5,000 और 7,500 बी और डब्ल्यू का एक पेयर हो सकता है। फिर 5,500 से 2,500 ज्यादा 8,000 अवेलेबल नहीं है, 6,000 से 2,500 ज्यादा 8,000, 8,500 अवेलेबल है। अगर इसका वेतन 6,000 है तो इसका हो जाएगा 8,500, ठीक है ना, 2,500 ज्यादा। तो इससे आगे हम जाएंगे क्या, क्या इससे आगे वाली संख्याओं पे हम ट्राई करेंगे? चूंकि हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है तो अब कॉमन सेंस ये कहता है कि इसके आगे ट्राई ही नहीं करना है। तो ये सारा काम बहुत सिस्टमेटिक हो जाता है, सोचने का समय जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है अगर हम चीजों को सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। पजल में विशेष सावधानी है ये। जैसे यही अगर मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि जी इसको सिस्टमेटिक लिखो एक एक चीज को, वहां अलग पैटर्न से अपन चलेंगे, वहां तो विदाउट कॉपी पेन भी चलने की कोशिश करता है कि आपको कॉपी पेन यूज नहीं करने पड़े कैलकुलेशंस में भी और कॉन्सेप्ट में भी। तो अब यहाँ क्या करना है, ध्यान दो, इसको जितना सिस्टमेटिक हो सके उतना लिखेंगे। बी को कश्यप पसंद है, उसका वेतन डब्ल्यू से 2,500 ज्यादा है। तो अगर डब्ल्यू का वेतन 5,000 है, ये पॉसिबल पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हुई, तो बी का वेतन होगा 7,500। और अगर डब्ल्यू का वेतन और अगर डब्ल्यू का वेतन 5,500 है, 5,500 तो हो नहीं सकता, 6,000 हो सकता है, तो इसका वेतन हो जाएगा 2,500 ज्यादा 8,500। तो ये पॉसिबल पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, पॉसिबल पॉजिटिव को यहाँ लिखना है, नेगेटिव को इधर लिखना है, एक्सटर्नल को उधर लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पजल्स में या सेटिंग अरेंजमेंट्स में सिंबल्स का यूज किया करो कनेक्ट करने के लिए चीजों को जहां कंफ्यूजन हो। जैसे 5,000 जो है किससे लिंक है, 7,500 से लिंक है, यहाँ 5,000 आएगा तो यहाँ 7,500 आएगा। 6,000 किससे लिंक है, 8,500 से लिंक है।
तो कल को अगर आपको पता चला कि ये 5,000 है, तो सिंगल डेस मैंने जिस चीज पर लगाया है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। 5,000 का संबंध 7,500 से है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसको बिना लिखे छोड़ दिया तो कल को कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको फिर वो दोबारा इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी कि 5,000 की तुलना में 2,500 का डिफरेंस था या क्या था। ठीक है, कई बार याद भी रह जाता है, बट कई बार आंकड़े ऐसे होते हैं कि यहाँ तो चलो सिंपली याद रह जाएगा, कई बार 5 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए थोड़ा सिस्टमेटिक होने की जरूरत है। आगे लिखा है, y का वेतन 3 से विभाजित नहीं है। जो संख्या 3 से विभाजित नहीं है वो y का वेतन है। तो y का वेतन कौन कौन हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है। ये देखो, 3 से डिविजिबल, अच्छा 3 से डिविजिबिलिटी तो क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी संख्या के अंकों के योग में, सम ऑफ डिजिट्स में 3 का भाग चला जाता है, तो वो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से, यानी वो संख्या 3 से डिविजिबल है। अगर भाग नहीं जाता है तो डिविजिबल नहीं है। तो बेसिक रूल है अर्थमेटिक, अगर आप पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको क्लियर होगा। तो इसके अंकों का योग 5 है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये वाई का वेतन है। मतलब जो 3 से डिविजिबल नहीं है वो वाई का वेतन है। तो एक तो वाई का वेतन ये हो सकता है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी हो सकता है। ये वाई का वेतन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। तो ये 3 वेतन ऐसे हैं जो वाई के वेतन नहीं हो सकते, 5 हो सकते हैं। तो जो कम है उनको लिखो, पजल आसान होगी। पॉसिबल पॉजिटिव तो कौन से हैं? 5 वेतन है, तो एक तो ये होगा कि यहाँ 5 की लिस्ट बनाओ, वो लंबी चौड़ी हो जाएगी। एक ये है जी, नेगेटिव साइड में लिख दो 6,000, 7,500 और 8,250 को। क्या मतलब है नेगेटिव साइड का? दोबारा समझ लो कि वाई का वेतन 6,000 नहीं हो सकता, तो जो नहीं हो सकता, जो इस लाइन में नहीं आ सकता, स्ट्रिक्टली नहीं आ सकता, उसको लेफ्ट साइड में लिख देना चाहिए। 6,000 नहीं आ सकता, फिर 7,500 नहीं आ सकता, और एक 8,250 नहीं आ सकता। ये 3 सैलरीज ऐसी हैं जो इस लाइन में किसी कीमत पर नहीं आएंगी। तो आई थिंक ये बात अब आपको समझ आ गई होगी, पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मार्किंग की है, ठीक है ना, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। ए और जेड जिंदपोल को पसंद नहीं करते हैं। ए और जेड जिंदपोल को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिंदपोल को पसंद करने वाले व्यक्ति का वेतन रोजर के वेतन का 1.5 गुना है। ए और जेड जिंदपोल को पसंद नहीं करते हैं, तो ए जिंदपोल को पसंद नहीं करता, तो ये ए की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हुई, लेफ्ट साइड में लिखो। जेड पी जिंदपोल को पसंद नहीं करता, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हुई, लेफ्ट साइड में लिखो। फिर क्या लिखा है, लेकिन जिंदपोल को पसंद करने वाले व्यक्ति, पहले इस नेगेटिव साइड का समझ लो कि आप इसमें कर क्या रहे हैं, पजल सोल्व करने के दौरान कर क्या रहे हैं, इंफॉर्मेशन को अपनी अपनी जगह एडजस्ट कर रहे हैं बस, थोड़ा दिमाग लगाते हुए। ठीक है ना। तो ये चूंकि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने इस तरफ लिखी। फिर लिखा है कि जिंदपोल को पसंद करने वाले व्यक्ति का वेतन रोजर के वेतन का 1.5 गुना है। अब जिंदपोल रोजर का 1.5 गुना है, तो अगेन देखो, ये बहुत आसान हो जाएगा आपको यहाँ से सोचना। 5,000 का 1.5 गुना कौन हुआ? 7,500। 5,000 1.5 गुना क्या होता है? किसी भी संख्या में अगर उसका 1.5 गुना जोड़ना हो, किसी भी संख्या का 1.5 गुना निकालना हो, तो उस संख्या में जिसका हमें 1.5 गुना करना है, उसमें उसका आधा ऐड कर दो, 1.5 गुना हो जाएगा। तो 5,000 का आधा 2,500, 7,500 बन रहा है। तो जिंदपोल को पसंद करने वाले व्यक्ति का वेतन रोजर का 1.5 गुना है। तो अगर रोजर 5,000 है तो जिंदपोल हुआ 7,500। एक तो ये बनती है सिचुएशन। दूसरी क्या बनती है? 5500 का 1.5 गुना क्या होगा? 5500 का 1.5 गुना 27,500 को जोड़ेंगे तो 82,50। क्या 82,50 दिया है? बिल्कुल दिया है। अगर रोजर का वेतन ये है, डबल डेस लगा रहा हूँ, तो जिंदपोल का फिर ये होगा। अब आप समझ गए सिंगल डेस और डबल डेस का रोल क्या होता है। ये संभावित है, एग्जैक्ट नहीं है कि भाई यही वेतन होगा, चांस है। फिर 6,000 का 1.5 गुना 9,000 होगा, वो यहाँ पर है नहीं। आगे हमें चेक नहीं करना। ये हमारा टाइम क्यों बचा? क्योंकि हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया, तो इस बात ने हमारा टाइम बचा दिया। इज इट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ यहाँ पे। फिर लिखा है कि जेड रोजर को पसंद नहीं करता है। तो ये रहा जेड, रोजर को चूंकि पसंद नहीं करता, तो रोजर इसकी नेगेटिव साइड में लिख के हम छोड़ देते हैं।
श्रीकांत को पसंद करने वाले व्यक्ति का वेतन 10 का गुणक नहीं है। इसका मतलब श्रीकांत का वेतन कौन सा हुआ? जो 10 का मल्टीपल नहीं है, वो तो एक ही संख्या है, तो श्रीकांत का वेतन हुआ। आई थिंक तब आपको स्पष्ट हो गई होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद नोवाक को पसंद करने वाले व्यक्ति का वेतन मोनिका को पसंद करने वाले व्यक्ति के वेतन से अधिक है, लेकिन अक्सलसेन को पसंद करने वाले व्यक्ति के वेतन से कम है। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं साइड में। सेकंड इन्फॉर्मेशन, नोवाक को पसंद करने वाले व्यक्ति का वेतन मोनिका को पसंद करने वाले व्यक्ति के वेतन से ज्यादा, बट अक्सलसेन को पसंद करने वाले व्यक्ति के वेतन से कम है। ठीक है, इस पर भी अभी दिमाग लगाते हैं कि किसका वेतन क्या होना चाहिए। अभी एक बार मैनेजमेंट देख लेते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि डब्ल्यू का वेतन सबसे कम नहीं है। अब सबसे कम वेतन है कौन सा? 5,000 है। तो अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग ने हमारी काफी प्रॉब्लम डायरेक्ट सोल्व कर दी। तो डब्ल्यू का वेतन सबसे कम नहीं है, ये 5,000 डब्ल्यू का वेतन नहीं है। इट मीन्स डब्ल्यू का वेतन होगा 6,000। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये स्टेफी जो है, इसका वेतन 6,000 आ गया। मैं स्टेफी को यहां लिख देता हूं। अगर इसका वेतन 6,000 है तो 6,000 डबल डैश है, तो डबल डैश वाला यहां आएगा, इसका वेतन 8,500 होगा। तो ये भी हमारा मैटर पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। आ गई बात समझ में? तो कश्यप जो है उसका वेतन आ गया 8500। आई थिंक यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये बात स्पष्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? जेड और वाई के वेतन में 2,500 रुपए का अंतर है। जेड और वाई के वेतन में 2,500 का अंतर है। तो 2,500 के अंतर वाले दो ही तो कॉम्बिनेशन थे। एक तो 6,000 और 8,500 वाला था, वो तो यहाँ यूज हो गया डब्ल्यू और बी के लिए। तो जेड और वाई के वेतन कौन से होंगे फिर, जो दूसरा कॉम्बिनेशन है? जेड और वाई का वेतन होंगे 5,000 और 7,500। तो ये एक सूचना हमारे पास और आ गई। अब यहां ध्यान दें, अब सारी सूचनाएं मैंने ले ली हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि इंफॉर्मेशंस को अपनी अपनी जगह रख दो, 1 नंबर 2 नंबर, और ये तीसरी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो हुआ क्या इस पूरे डीआई में? कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशंस आई मेरे पास, कुछ इंटरनल आई, कुछ पॉसिबल पॉजिटिव आई, और 3 एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आई। इनकी मदद से अब हम इस डीआई को सोल्व करने का, सॉरी, इस पजल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला है कि जेड और वाई के जो वेतन है वो 5,000 या 7,500 में से एक है। एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। तो ये कह रहा है, ये सूचना क्या कह रही है हमें कि वाई का वेतन 6,000 नहीं हो सकता, सॉरी 7,500 नहीं हो सकता। ये चांस है ना 7,500 होने के वाई के वेतन के, या 5,000 होने के। तो ये सूचना कह रही है कि वाई का वेतन 7,500 नहीं हो सकता, इस लाइन में आएगा ही नहीं। इट मीन्स वाई का वेतन हुआ कौन सा फिर? 5,000 हुआ। और वाई का वेतन अगर 5,000 हुआ तो जेड का वेतन फिर 7,500 हो गया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ आ गया होगा, पॉइंट क्लियर है? ठीक है भाई। तो ये इतनी सूचनाएं हमारी हो गई है, इस इंफॉर्मेशन का मैंने यूज ले लिया है। अब ये मेरे काम की नहीं है, मेरा इधर ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। अब हमें क्या क्या चीजें पता चल गई, कैसे हम सवाल कर सकते हैं, इस सूचना का कैसे यूज ले सकते हैं, वो देखते हैं। देखो, कश्यप 8,500 है, श्रीकांत 6,785 है, स्टेफी 6,000 है। ठीक है ना, ये हमें दिए हुए हैं। और रोजर अक्सलसेन की सूचना अभी हमारे पास नहीं है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अक्सलसेन का वेतन नोवाक से ज्यादा और मोनिका से कम है। चलिए, अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें ये देखना पड़ेगा थोड़ा इसमें। रोजर दो जगह है देखो, 5,000 और 5,500। तो इसका अगर हम कुछ मैनेजमेंट कर पाए, और जिंदपोल भी 7,500 और 8,250 है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्लू हमें मिलेगा। बिल्कुल मिल गया। देखो, ये जो ये जो नेगेटिव इंफॉर्मेशंस हैं, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पजल को हल करवाने के लिए। कैसे? यहाँ क्या बोला गया है जरा ध्यान दो, कि जिंदपोल और रोजर इस लाइन में नहीं आएंगे। यानी जिंदपोल 7,500 नहीं हो सकता। जिंदपोल को पसंद करने वाले व्यक्ति का वेतन 7,500 संभव ही नहीं है। आ गया समझ में? तो इसका अर्थ है कि ये जो जिंदपोल के दो चांसेस बन रहे हैं, कि जिंदपोल 7,500 वेतन वाले व्यक्ति की पसंद का खिलाड़ी है, या 8,250
वेतन वाले पसंद का खिलाड़ी है। तो जिंदपोल यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये मना किया गया। देखो जिंदपोल 7,500 वाली लाइन में नहीं है। अगर जिंदपोल यहाँ नहीं है तो ये तय हो गया कि जिंदपोल यहीं आएगा। और चूंकि डबल डैश जिंदपोल एक्सेप्टेड हुआ है तो डबल डैश ही रोजर एक्सेप्टेड होगा और यहाँ से रोजर कट हो जाएगा। आई थिंक ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। तो देखो ध्यान दो, रोजर का वेतन 5500, स्टेफी का 6000, श्रीकांत का 6785, जिंदपोल का 8250, कश्यप का 8500। वेतन नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको बोल रहा हूँ कि इसका वेतन ये है, बेसिकली खिलाड़ियों का वेतन नहीं है, इन खिलाड़ियों को पसंद करने वाले व्यक्तियों का वेतन है। तो इससे स्लाइड कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो जिन खिलाड़ियों को जो व्यक्ति इन खिलाड़ियों को पसंद करते हैं उनका वेतन ये है। खैर हमें तो लिंक करने से मतलब है। अब हुआ क्या कि तीन लोग बचे, अक्सल सेन, नोवाक और मोनिका, और तीन ही सैलरी बच गई, 5,000, 7,500 और 7,550। हम जानते हैं कि मोनिका से ज्यादा नोवाक, नोवाक से ज्यादा अक्सल सेन है। तो मोनिका सबसे कम होगा यानी 5,000। तो ये जो जगह है ये मोनिका के लिए हुई। ये वेतन मोनिका को पसंद करने वाले खिलाड़ी का हुआ 5,000। नोवाक को पसंद करने वाले खिलाड़ी का वेतन हो गया ये 7,500। और अक्सल सेन को पसंद करने वाले खिलाड़ी का, अक्सल सेन को पसंद करने वाले व्यक्ति का वेतन हो गया 7,550। तो आई थिंक ये पॉइंट अब यहाँ आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ये चीजें अपडेट कर देते हैं और डीआई पजल जो है ऑलमोस्ट आपकी सोल्व हो गई है। 5,000 मोनिका, 7,550 अक्सल सेन, 7,500 नोवाक। क्लियर है पॉइंट? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का हमने सबका यूज ले लिया है। जिंदपोल बेसिकली जिसका यूज लेके अपन ने सवाल सोल्व किया था। अब वो सारी चीजें अपन ने सोल्व कर लिया, जो पॉसिबल पॉजिटिव और नेगेटिव बची है इनसे बाकी चीजें भी फिल कर देते हैं। इनकी मदद लोगे अपने आप पजल सोल्व होगी, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये इतना सिस्टमेटिक पैटर्न है कि ये पैटर्न ही आपकी इस टेबल पजल को सोल्व करवा देगा। अब ध्यान दो, ये कह रहे हैं जी अक्सल सेन यहाँ आ सकता है, लेकिन अक्सल सेन तो यहाँ आ चुका है। ये देखो ये रहा अक्सल सेन। अगर ये यहाँ आ चुका है तो इट मीन्स यहाँ से गायब हो गया, ये इस लाइन में नहीं आएगा। अब इस लाइन में कौन कौन आ सकता था, रोजर या अक्सल सेन? तो रोजर यहाँ आ गया। क्लियर? फिर रोजर या अक्सल सेन में से एक आना था, अक्सल सेन यहाँ आ गया तो इट मीन्स रोजर यहाँ आएगा। अब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देखो, जिंदपोल इस लाइन में मना किया गया है। अगर जिंदपोल इस लाइन में मना किया गया है तो जिंदपोल के लिए एक ही जगह बची, वो ये है। तो ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ऐसे सपोर्ट करेंगी आपको। मैंने टेबल के जस्ट अटैच करके क्यों लिखा? क्योंकि इनकी एंट्री यही होगी एक्चुअली। इसकी एंट्री इधर हो जाएगी और ये कहाँ नहीं आएगा वो क्लियर होगा। अगर मैं कहीं साइड में लिख के छोड़ दूंगा तो बात वही है कि सोचने का समय मेरा बढ़ जाएगा। वो हमें बढ़ाना नहीं है, सिस्टमेटिक लिखना है। और एक खिलाड़ी जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। अब खिलाड़ी कौन सा बच गया वो देखना पड़ेगा। कश्यप बच गया है ना? नहीं, कश्यप तो लिख लिया है मैंने। श्रीकांत बच गया है, श्रीकांत यहाँ आ जाएगा। और इनकी जो भी इनको पसंद करने वाले व्यक्तियों की जो सैलरी है वो यहाँ लिख देते हैं। श्रीकांत 6,785, जिंदपोल, जिंदपोल के लिए सिलेक्ट हुआ है 8,250, और रोजर के लिए है 5,500। दैट इज सोल्ड। ये आपकी पूरी की पूरी पजल जो है वो सोल्व हो गई है। और जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप दे सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है ना? तो वो अब आप कर लीजिएगा, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक्चुअली पजल को हल करना ही मेन टास्क होता है। क्वेश्चंस का आंसर तो सेकंड्स का होता है, 2-2 सेकंड में सारे क्वेश्चन के उत्तर आप दे सकते हैं। तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पजल आपको समझ आ गई होगी। टेबल पजल को सोल्व करने का एक कॉन्सेप्ट है, ये 4 प्रकार की सूचनाएं हैं। चारों को अपनी अपनी जगह रखो, फिर उनको मिक्स करना शुरू करो। ठीक है ना? चारों को अगर आपने सही ढंग से लिखा, क्लब करते हुए लिखा, तो आपका जो है पजल का 75% काम डन हो चुका होता है। बचा हुआ काम हम दिमाग लगा के कर देते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। अभी की क्लास अपन ओवर करते हैं। थैंक यू।